तो चैप्टर 1 डाल दो, जो कि केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, सराउंडिंग का मतलब होता है हमारा, हमारे चारों ओर का वातावरण। और अब हमें देखना है हमारे चारों ओर। देखो, अवर सराउंडिंग्स का मतलब है हमारे चारों ओर, और मैटर देखते हैं मतलब हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, वही क्या क्या दिख रहा है। टेबल, चेयर, फैन, लाइट, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर। क्या वो चारों ओर की सारी चीजें मैटर हैं? क्वेश्चन ये है कि हर एक चीज को मैटर कहा जाएगा। और अगर मैटर कहा जाएगा तो मैटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर कहने का क्या मतलब होता है? तुम लोगों ने 7th क्लास में, 8th क्लास में खूब साइंस पढ़कर आए हो, 6th क्लास में पढ़कर आए हो। इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैटर किस चीज को कहते हैं। खैर, नहीं पता उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए बैठा हूँ। कहने का मतलब ये, हमारे चारों ओर की जितनी भी चीजें होती हैं, सब कुछ क्या होता है? मैटर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज मैटर है या मैटर नहीं है। तो देखो, मैटर होने के लिए मैं तुमसे बोलता हूं टेबल, चेयर, परफ्यूम, ग्लास, एयर, वाटर, हेट, डिसलाइक, लाइक, लव, सॉफ्ट ड्रिंक। देखो, मैंने काफी सारी चीजें लिख दी है और इनमें से कुछ चीजें मैटर है और कुछ चीजें मैटर नहीं है। पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि मैटर अगर चेक करना है तो मैटर के लिए हम कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना, कोई सी भी चीज मैटर हो सकती है। हम किसी भी चीज को मैटर बोल सकते हैं अगर उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी दो चीजें हैं। देखो, पहली चीज, जब भी हम किसी के मैटर होने की बात करते हैं ना, तो उसका अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है? वेट। क्या होता है? उसका वेट होता है। वेट तुम्हें मालूम होगा, वेट मतलब किसी चीज का भार। ध्यान ध्यान रखना, मैं वेट को वेट नहीं बोलूंगा, इसकी दूसरी क्वांटिटी से तुम्हें बताऊंगा, मास। वैसे तो वेट में और मास में बहुत फर्क होता है, लेकिन अभी समझने के लिए ध्यान रखो कि वेट का मतलब मास और मास का मतलब वेट। तो मैं वेट शब्द नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा मास। ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं, मैं बता दूंगा। वैसे तो वेट में और मास में बहुत फर्क होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम वेट को मास मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, हम हर उस चीज को मैटर कहते हैं जिसका क्या होता है? कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है। मुझे बताओ, तुम्हारी बॉडी का कुछ वेट होगा ना? 30 kg, 35 kg, 46 kg, कुछ भी हो सकता है बॉडी का वेट। तो बताओ, तुम्हारी बॉडी का जो मास है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दो कंडीशन होती हैं। हम हर उस चीज को मैटर कहते हैं जो पर्टिकुलर स्पेस कैरी किया होता है। क्या घेर रखी होती है उसने? कुछ जगह। उसने क्या ऑक्यूपाई किया होता है? स्पेस। मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पर, देखो ये मेरे हाथ में डस्टर है, मुझे बताओ, थोड़ा बहुत ही सही इसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना? वेट तो होगा। अगर मैं यहाँ पर इस डस्टर को रख देता हूँ हाथ पर, तो बताओ इसने जगह घेर ली ना इतनी? इसने थोड़ा बहुत स्पेस कैरी कर लिया है। क्या उस जगह में तुम कुछ और रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इस डस्टर का मास भी है और इस डस्टर का स्पेस भी है। इसका मतलब ये डस्टर क्या है? एक मैटर है। ठीक है, अब मैं तुमसे एक एग्जांपल और देता हूं। देखो, टेबल। मुझे बताओ, जो टेबल होती है, लकड़ी की बनी हुई टेबल होती है, वो भारी होती है ना? उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? वेट। वेट तो होता है। बताओ, जहां पर वो रखी भी होती है, क्या उन्होंने कोई स्पेस कैरी कर रखा होता है? बिल्कुल भाई। जहां पर तुमने एक टेबल को रख दिया है, उस स्पेस में तुम कुछ और नहीं रख सकते हो। तुम टेबल के ऊपर रख सकते हो, लेकिन जिस जगह में टेबल रखी हुई है, तुम उस टेबल की जगह कुछ नहीं रख सकते। अब इसका मतलब टेबल तो हमारी मास हो, टेबल तो हमारा मैटर है। अब अगला बढ़ते हैं। चेयर। वही बात चेयर पे भी लागू होती है। बताओ, चेयर का कुछ ना कुछ मास होगा या नहीं होगा?
जब हम कुर्सी की बात करते हैं तो बताओ कुर्सी का कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, उसका कुछ ना कुछ भार होता है ना। चाहे 10 किलो की चेयर हो चाहे 5 किलो की चेयर हो, कुछ ना कुछ तो उसका वेट होगा। तो ठीक है चलो, मास तो है। अब मुझे बताओ, जहां पर हमने उस चेयर को रख रखा है उसने कुछ स्पेस कैरी कर रखा है ना, बिल्कुल कैरी कर रखा है। इसका मतलब हम इसको भी क्या कहना पसंद करेंगे, मैटर। अगला देखते हैं, परफ्यूम। मुझे बताओ, जब हम परफ्यूम की बात करते हैं, परफ्यूम मतलब लिक्विड, परफ्यूम मतलब लिक्विड, बोतल के अंदर भरा हुआ होता है ना। बताओ, जब बोतल के अंदर उस लिक्विड को भरा जाता है तो कुछ ना कुछ मास होता है उसका। कई बार तुम परफ्यूम के पैक पर देखना, नीचे उसका वेट लिखा हुआ होता है, 30 ग्राम 50 ग्राम। हालांकि बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखना, ना के बराबर ही सही, वेट तो है। ठीक है, वेट तो है, चलो। और मुझे बताओ, उसने उस शीशी के अंदर स्पेस कैरी कर रखा है ना, क्या उस शीशी के अंदर तुम अब कुछ और रख सकते हो, नहीं रख सकते। जो परफ्यूम तुमने उस शीशी के अंदर भरा है उसकी वजह से उसने क्या घेर ली, एक जगह घेर ली, स्पेस कैरी हो गया है। इसका मतलब हम परफ्यूम को भी क्या कहना पसंद करेंगे, मैटर। ठीक है, लेकिन परफ्यूम को तो हम मैटर कहेंगे, लेकिन एक वर्ड और आता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की खुशबू। बताओ, खुशबू क्या मैटर है, नहीं। खुशबू तो सिर्फ एक फीलिंग है, ना ही इससे कोई जगह घिरती है क्या कोई खुशबू से, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम किसी की खुशबू महसूस कर रहे हो, किसी ने परफ्यूम लगा रखा है, तो क्या पहली बात तो ये कि वो दिखती नहीं है, चलो खैर दिखने की तो बात नहीं है। मुझे बताओ, क्या उसने कोई जगह घेर रखी है, परफ्यूम की स्मेल ने कोई जगह घेर रखी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, उसका कोई वेट है, कोई मास है, कोई मास नहीं है, खुशबू का कोई मास नहीं होता। तो ये हमारा मैटर नहीं है, जबकि परफ्यूम हमारा मैटर है। अगला देखते हैं, ग्लास। ग्लास ये मत सोचना जो पानी पीने का ग्लास होता है, यहाँ पर ग्लास का मतलब कांच से, कांच, कांच होता है ना, प्लास्टिक जैसा भी ग्लास होता है, कांच जैसा भी ग्लास होता है, अलग अलग तरह का ग्लास होता है। तो मुझे बताओ, जब हम ग्लास शीशा वगैरह देखते हैं तो उसका कुछ वेट होता है ना, उठाओगे तो कितना भारी होता है। और कुछ ना कुछ क्या घेर रखी होती है उसने, जगह, स्पेस कैरी कर रखा होता है ना। इसका मतलब जो ग्लास है हमारा, वो भी क्या है, एक मैटर है। अब बात करते हैं एयर की। कुछ बच्चों को लगेगा कि यार एयर कैसे मैटर हो सकता है। पहली बात, सोच समझकर अंदाजा लगाना, वरना मैं तो बता ही दूंगा। बताओ, एयर का क्या कोई मास होता है, वेट। सोचो, एयर का कोई भार होता है, वेट होता है इसका। कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं यार, एयर का कहां से वेट होता है, एयर तो पता भी नहीं चलता, बहुत हल्की होती है। ध्यान रखना, अगर तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो एयर की डेफिनेशन होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को क्या बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल, एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कई सारी गैसेस हैं। भाई, एयर के अंदर तो इतनी सारी गैसेस है, और तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, हर एक गैस का अपना एक मास जरूर होता है, चाहे वो ना के बराबर ही सही, मास तो जरूर होता है। अब मुझे बताओ, अगर गैस का मास है तो एयर का मास नहीं होगा। ये गैसेस है किसके अंदर, एयर के अंदर है। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, एयर के अंदर नाइट्रोजन है, और इन सब का अपना क्या होता है, मास। और ये सारा मास किसका होता है, एयर का। तो मास तो है, चलो, मास में कोई शक नहीं, मास है। अब बात करते हैं स्पेस की। मुझे बताओ, इस रूम के अंदर, पूरे रूम में जिसमें जिसमें तुम अभी बैठे हुए हो, इस रूम के अंदर भी तो एयर है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई जगह खाली होती है ना, उस जगह वो जगह खाली नहीं होती, उस जगह के अंदर क्या भरी भी होती है, एयर। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर बताता, देखो, ये मार्कर का कैप है, इस समय इसके अंदर होल हुआ है, जगह खाली है, तो तुम्हें दिखने में लग रहा है, लेकिन इसमें इस समय क्या भरी हुई है, एयर। लेकिन अगर तुम इस ढक्कन के अंदर पानी भरते हो तो एयर अपने आप ही निकल जाएगी, वो बात अलग है, तुम्हें एयर का पता नहीं चलेगा। जैसे तुम इस कैप के अंदर पानी भरोगे तो एयर बाहर निकल जाएगी और पानी अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जब तक इसके अंदर एयर है तब तक उसने कुछ स्पेस कैरी कर रखा है। ठीक है, इस समय इस रूम के अंदर एयर है, जितना सामान लाते जाओगे एयर बाहर निकलती जाएगी, पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा होता है। तो एयर हमारा पूरी तरह से क्या होता है, मैटर, क्योंकि इसका कुछ मास भी होता है और इसने कुछ स्पेस भी कैरी कर रखा होता है।
तो इसको भी हटा देते हैं। अगला देखते हैं वाटर। भाई वाटर में तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। बताओ पानी का तो वेट होता है ना अपना 10 ग्राम, 20 ग्राम, 10 किलो, 25 किलो, 1 कुंटल। तो मास तो है इसका। अब मुझे बताओ स्पेस कैरी कर रखा है? बिल्कुल स्पेस भी कैरी कर रखा है। अगर एक जग के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसने एक स्पेस कैरी कर रखा है, ठीक है, जगह घेर रखी है, तो ये मैटर है। अगला देखते हैं डिसलाइक। किसी को कोई चीज कुछ डिसलाइक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कुछ पसंद नहीं करते, नापसंद। बताओ ये कोई मैटर है? ये तो सिर्फ एक फीलिंग है कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, पसंद नापसंद। ये कोई मैटर होता है? ना तो इनका कोई वेट होता है और ना ही ये कोई स्पेस कैरी करते हैं। ना तो डिसलाइक मैटर है और ना ही लाइक मैटर है। एग्जाम्पल और बचा हुआ है लव। बताओ जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, तो क्या कोई वो मैटर होता है? वो सिर्फ एक फीलिंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना तो इसका कोई वेट होता है और ना ही इसने कोई स्पेस कैरी कर रखा होता है, तो ये भी हमारा मैटर नहीं माना जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सब पेप्सी वगैरह, बताओ ये मैटर है? बिल्कुल है। इसका कुछ वेट होता है ना, और इसने जिस चीज में भरी भी होती है उसमें क्या कैरी कर रखा होता है? मास। तो तुम्हें मैटर की एक डेफिनेशन क्लियर हो गई है। मैटर इज दैट एनीथिंग। हम हर चीज को मैटर कह सकते हैं। दुनिया की कोई सी भी चीज क्या कहला सकती है? मैटर। अगर अगर उसने क्या कैरी कर रखा हो? मास। अगर उसने क्या कैरी कर रखा हो? स्पेस। अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो वो मैटर है। अगर इन दो बातों में से एक बात भी टूट गई तो वो मैटर नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। तो मैटर की डेफिनेशन देखो कितनी इजी है। एनीथिंग कैन बी मैटर। कोई सी भी चीज मैटर हो सकती है। एनीथिंग कैन बी मैटर इफ इट कंटेन मास। यदि वो कंटेन करे मास एंड स्पेस, या फिर स्पेस। किसी भी चीज को हम मैटर कह सकते हैं यदि उसने क्या कैरी कर रखा है? मास। यदि उसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है? स्पेस। दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। तो चैप्टर तुमने डाल ही रखा है, चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। नंबर 1 पॉइंट तुम्हें लिखना है मैटर। तो मैटर के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखो। बेसिकली इसकी डेफिनेशन लिखनी है मैटर की। लिखो लिखो एनीथिंग can be matter. Anything can be matter. Anything, बोर्ड पे लिखा हुआ है anything. Anything can be matter if it contain mass, if it contain, बोर्ड पे लिखी हुई है contain की स्पेलिंग, if it contain mass and occupy, बोर्ड पे लिखा हुआ है occupy, occupies, if it contain mass and occupies space. occupies का मतलब होता है क्या उसने वो जगह घेर रखी है? occupies space if it contain mass and occupies space. occupies space. ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं उन 5 बेसिक एलिमेंट की बात कर रहा हूं जिनको हम मैटर कहते हैं। जिनको क्या बोला जाता है? मैटर। उन 5 बेसिक एलिमेंट्स की बात मैं करूंगा, तो उनके बारे में नोट में लिख लो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उन 5 बेसिक एलिमेंट के बारे में बताइए जिनको मैटर कहा जाता है। बेसिक एलिमेंट, ध्यान रखना, बेसिक एलिमेंट। तो जो तुमने फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन लिखी है ना मैटर की, उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ के नोट बनाना है, जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे। नोट लिखना और नोट के अंदर लिखना फर्स्ट पॉइंट, इस तरह से लिखो इसके आगे। फर्स्ट पॉइंट में तुम हेडिंग बनाना चाहो तो बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में लिख देना बेसिक एलिमेंट्स। वो कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है?
ध्यान रखना, क्योंकि ये 5 एलिमेंट होते हैं इसलिए इनको ये भी बोला जाता है पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व। खैर ये बात बाद में करना, पहले एलिमेंट लिख लो। तो बेसिक एलिमेंट्स में लिखो एयर, अर्थ, एयर, अर्थ, फायर मतलब आग, अग्नि, एयर, अर्थ, फायर, स्काई आसमान, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड पंच तत्व। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच तत्वों के नाम बताइए, तो ध्यान रखना पंच तत्वों के अगर नाम बताने हैं तो तुम उसमें ये नाम फिट कर सकते हो बहुत आसानी से। दीज आर कॉल्ड पंच तत्व, दीज आर कॉल्ड पंच तत्व। तो देखो यहां तक हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमारी स्टार्टिंग होती है चैप्टर से, जो मेनली अब यहां से स्टार्ट होएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें मैटर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग तुम्हें अब डालना है। अब तक जितना भी हमने करा है वो सिर्फ चैप्टर का क्या था? इंट्रोडक्शन। अब तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? मैटर के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डाल दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ध्यान रखना कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है मैटर की विशेषताएं, मतलब मैटर की खासियत क्या होती है। मैटर की वैसे तुम्हें खासियत पता तो चली गई है कि मैटर का मास होता है और मैटर के अंदर क्या होता है? स्पेस। मैटर ने क्या कैरी कर रखा होता है? स्पेस, ठीक है। लेकिन और बातें करेंगे अभी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स की बजाय कई बार इस हेडिंग से भी आया है कि मैटर की क्या बताइए? प्रॉपर्टीज। तो ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉपर्टीज, एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक ही बात है। दोनों का मतलब विशेषताएं होता है। मैटर की हमें क्या बतानी है? विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता लिखना। देखो पहली प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले और लिखवाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। तुमने घर पे अक्सर ये प्रोसेस करा होगा, मुझे बताओ तुम्हारे पास एक बीकर के अंदर भरा हुआ ठंडा पानी था, ज्यादा ठंडा भी नहीं था, नॉर्मल वाटर था। एक बीकर के अंदर, एक बीकर के अंदर तुमने क्या ले रखा था? नॉर्मल वाटर ले रखा था। और तुमने इस पानी के अंदर क्या मिक्स करी है? शुगर, चीनी मिलाने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी? मिला दी। कोशिश करने में क्या होता है? मिला दी। मुझे बताओ जब तुमने इस पानी के अंदर चीनी मिलाई है, 1 चम्मच चीनी मिलाई है, बताओ पानी का लेवल क्या बढ़ जाएगा? नॉर्मली सोचो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बढ़ जाएगा और कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा भी सही रीजन। पहले तुम खुद सोच कर देखो, पानी का लेवल पहले इतना था सपोज, लेकिन 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी मिला दी, ठीक है। क्या पानी का लेवल बढ़ जाएगा? नहीं, कभी नहीं बढ़ता पानी का लेवल। अगर चीनी इसके अंदर मिला दोगे ना पानी में, तो पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला। उसका रीजन अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं बढ़ता। ध्यान रखना, पहले तो मुझे बताओ ये जो वाटर था, क्या ये मैटर था? क्या इस पानी को मैं मैटर कहना पसंद करूंगा? पसंद क्या करूंगा? कहते हैं पानी क्या होता है हमारा? मैटर। पानी मैटर होता है। अब देखो जैसे तुमने चीनी मिलाई है ना इसके अंदर, क्वेश्चन मैंने तो बता दिया कि नहीं बढ़ेगा पानी का लेवल। अब क्वेश्चन ये क्यों नहीं बढ़ेगा? और कुछ बच्चों को भी लगेगा कि बढ़ता है, जबकि नहीं बढ़ता। तुम घर पे इसको करके देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। अब देखो क्यों नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, जो भी मैटर होता है ना, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, छोटी छोटी दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जरूर होता है। तो देखो जैसे तुमने शुगर इसके अंदर मिक्स करी है ना, वो शुगर के पार्टिकल इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाएंगे, और इतने घुल जाएंगे कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। ये तो बस मैं पार्टिकल इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं।
मतलब शुगर के पार्टिकल, जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था ना, जगह थी, वहां पर वो शुगर के पार्टिकल जाके सेट हो गए। इसका मतलब ये हुआ पानी के पार्टिकल्स के बीच में जहां जहां पर जगह बच रही थी उस जगह में कौन सेट हो गए, शुगर के पार्टिकल। इसलिए पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, हमेशा होता है। अब देखना ये कि ये स्पेस किस में ज्यादा होता है और किस में कम होता है। मैं तुमसे एक एग्जांपल और पूछता हूं, बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे पास लोहे का पीस था, लोहे का इतना बड़ा ब्लॉक था, आयरन का इतना बड़ा ब्लॉक था, बताओ ये सॉलिड है लिक्विड है, पहले तो मुझे ये बता दो। हालांकि मैं अभी स्टेट पढ़ाने वाला हूं, लेकिन स्टेट पढ़ाने से पहले मैं इतना तो पूछ ही सकता हूं कि ये जो लोहे का टुकड़ा है, इतना बड़ा जो ब्लॉक है लोहे का, क्या ये सॉलिड है लिक्विड है? सॉलिड है ना। मुझे बताओ अगर मैं चीनी के पार्टिकल इसमें मिलाने की कोशिश करूंगा, क्या इसमें मिला पाऊंगा? नहीं। और तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे नहीं मिला पाओगे, मिला सकते हैं। अब मैं तुमसे एक एग्जांपल और पूछता हूं, तुम्हारे पास एक ईंट है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक, ईंट होती है ना जिससे मकान बनाया जाता है, वो ईंट। तुमने इसके ऊपर पानी डाला, पहले तो 1 चम्मच पानी डाला, फिर 2 चम्मच पानी डाला, फिर धीरे धीरे तुमने आधी कटोरी पानी डाल दिया, लेकिन वो सारा पानी इसके अंदर समा गया, बिल्कुल भी नहीं बाहर आया, अंदर समा गया बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईंट थी, ईंट के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस था, और उस स्पेस में क्या फिट हो गया, पानी। लेकिन अगर तुमने जरूरत से ज्यादा पानी डाला वो निकल जाएगा, क्योंकि जितना स्पेस था उतने स्पेस में तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन क्या यहां पर ये बात साबित होगी आयरन में? अगर मैं इसके अंदर पानी डालता हूं तो क्या ये भी ऐसे ही करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कहीं पर तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, कहीं पे थोड़ा बहुत स्पेस होता है। एक एग्जांपल और पूछता हूं, इस रूम के अंदर एयर है, पूरी तरह से इस रूम के अंदर इस समय क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो इस रूम के अंदर क्या भरी हुई है, एयर पूरी तरह से। मुझे बताओ अगर इस रूम के अंदर एयर भरी भी है तो मैटर है ना, अगर तुम फर्नीचर लाकर इस रूम के अंदर रखते हो तो क्या वो फर्नीचर नहीं आ पाएगा अंदर? तुम सोच रहे होंगे इसके अंदर एयर भरी भी है तो फर्नीचर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। एयर के बीच में तो इतना स्पेस होता है कि बहुत आसानी से घुसा सकते हैं सामान। लेकिन क्या यही काम हम सॉलिड में कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्या यही काम हम लिक्विड में कर पाएंगे? लिक्विड में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और एयर में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो हवा के अंदर तुम अपना हाथ यूं ही लहरा सकते हो, क्या यही काम तुम आयरन के बीच में कर सकते हो? आयरन में ऐसे हाथ कर सकते हो? नहीं, उसमें तो हालत खराब हो सकती है हमारी। ईंट में भी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो स्पेस का मतलब ये हुआ कि किसी के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और किसी के अंदर स्पेस बहुत कम होता है, मिनिमम, और किसी में होता ही नहीं है, ठीक है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, होता नहीं है, ये बात तो गलत है। होता तो जरूर है लेकिन ना के बराबर। इस लोहे के ब्लॉक के अंदर भी स्पेस है, इसका भी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं। मुझे बताओ कि जो लोहे का पीस था, ब्लॉक था, तुम्हारे पास एक कील थी, मोटी कील थी, और एक हथौड़ा था, हैमर था तुम्हारे पास। तुमने क्या करा, इस ब्लॉक पे वो कील सेट करी और ठोकने की कोशिश करी। ध्यान रखना वो कील आराम से ठुक जाएगी, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, वो ठुक जाएगी आराम से। हो सकता है आधा घंटा लग जाए लेकिन ठुकेगी जरूर। ठुकने का मतलब ये है कि वो कील इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगी। लेकिन यही काम अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक लकड़ी का टुकड़ा है तुम्हारे पास, उसमें ठोको, तो बताओ कहां पर तुम आसानी से ठोक पाओगे, यहां पर या वहां पर? वहां पर ना। और यहां पर पानी में, पानी में तो तुम्हें जरूरत ही नहीं ठोकने की, डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है कहीं पर तो बहुत कम होता है आसानी से, कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा, और कहीं पर उससे भी कम होता है, और कहीं पर ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी होता जरूर है। अब क्लियर हो रही है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, हर एक पार्टिकल का मतलब होता है टुकड़े, कण, उनके बीच में स्पेस होता ही होता है, ठीक है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली खासियत तुम्हें ये लिखनी है, लिखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर
हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस, मतलब उनके बीच में जगह होती है, गैप होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होती है, जगह। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है बिटवीन देम, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉ करना जो मैं बना रहा हूं, जो लाइन मैंने लिखवाई है उसी के नीचे ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा डॉट वोट मत बनाना, कभी भर दो पूरा। ये तुम्हारा वाटर है तो लिख लेना पार्टिकल्स ऑफ, किसके पार्टिकल्स हैं ये, वाटर के, पानी की तो है, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना भरी भी है। हाँ इसमें लिखो ऐड, हमने इसमें ऐड करा है, देखो कुछ भी ऐड कर लो, शुगर सॉल्ट, एक ही बात है। ऑयल नहीं कर सकते, ऑयल तेल नहीं कर सकते, पानी मिलाओगे तो लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, जब तेल मिलाओगे ना इसके अंदर, तेल मिलाने पर तो लेवल बढ़ जाएगा, शुगर या सॉल्ट मिलाने पर नहीं बढ़ेगा। तो अगले बीकर का लेवल भी वही रखना है एग्जैक्टली जैसे तुमने इधर बनाया होगा, ठीक है, इतना रख लेना। और पार्टिकल्स जो है ना शुगर के या सोल्ट के, वो छोटे छोटे दिखा देना, एक दो दिखा देना बस। ऐसा पता चलना चाहिए कि जो शुगर के पार्टिकल थे वो इसी के अंदर जाके फिट हो गए, ठीक है। हालांकि ऐसे बचते नहीं है, घुल जाते हैं, लेकिन हमें शो करना है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, मुझे भी मालूम है और तुम्हें भी मालूम है, सोल्ट और शुगर के पार्टिकल दिखाई भी नहीं देंगे, घुल जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन हमें दिखाना है इसलिए हमने शो करें, ठीक है। तो जब ये ड्रॉ हो जाए तो ड्रॉ करने के बाद नोट में लिखना, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम तुमने लिखा था, और उसके बाद ये डायग्राम बनाया, तो डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम के नीचे ही नोट में लिखनी है एक लाइन, बस लास्ट लाइन लिखनी है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि कौन कौन सा पार्टिकल तुम इसमें घोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने दो तो दिखाई दिए, शुगर और सॉल्ट, ठीक है। हर तरह का पार्टिकल नहीं घोला जा सकता ना, तो लिखो नोट के अंदर सॉल्ट। वीडियो पॉज करके चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, अगर ड्रॉ नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कर सकते हो ड्रॉ करने के लिए। सॉल्ट कॉमा शुगर, सॉल्ट कॉमा शुगर कॉमा पोटेशियम, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है, अगर तुम इसको भी घोलोगे ना पानी में तो पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, उसी के अंदर ये जाके मिक्स हो जाता है। सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम पर मैग्नेट और डिटॉल, और डिटॉल और डिटॉल। तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं अब। तो देखो जो अगली प्रॉपर्टी है वो उसकी भी शुरुआत मैं तुम्हें एग्जांपल से करूंगा। मैं तुमसे दो बातें पूछता हूं, मान लो सर्दी का टाइम है और सर्दी में एक दिन पहले तुम्हारी मम्मी ने रात को दाल बनाई थी और कुछ दाल बच गई। अक्सर ऐसा होता है घरों में, खाना पीना जो बनाया जाता है वो थोड़ा बहुत बच जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो वो दाल बनाई, एक दिन पहले वो दाल बच गई, तो तुम्हारी मम्मी ने क्या करा, वो दाल किसी कटोरी में रखकर उसे कहां पे रख दिया, फ्रिज में, कि अगले दिन खा लेंगे। तुमने देखा होगा जब फ्रिज से, सर्दियों का टाइम है, जब फ्रिज से कोई चीज निकाली जाती है तो वो जम सी जाती है, थोड़ी टाइट सी हो जाती है ना, खास करके सर्दियों में ऐसा होता है, खास करके दाल तो ऐसी हो ही जाती है, बिल्कुल टाइट सी हो जाती है, ऐसा लगेगा जैसे बर्फ सी जम गई है, लेकिन बर्फ नहीं जमी होती, वो टाइट हो जाती है। वो दाल क्या करी तुमने, फ्रिज से तुम्हारी मम्मी ने फ्रिज से निकाल के टेबल पे रख दी, ठीक है, और तुम बाहर खड़े हुए थे थोड़ी दूर,
लेकिन ताजी दाल तुम्हारी मम्मी कुकर में आज बना भी रही है, मतलब थोड़ी सी दाल टेबल पे रखी हुई थी कल की, और आज ताजी दाल बन रही है कुकर के अंदर, जिसमें बार बार क्या लग रही है, सीटी। अक्सर ऐसी होता है जब दाल उबलती है तो सीटी लगती है। मुझे बताओ, इसमें कोई और सी दाल थी और कुकर में आज जो दाल बनाई जा रही है वो कोई और सी दाल है। तो मैं कौन सी दाल के बारे में बिना पूछे पता चल जाएगा? सबसे पहले किस दाल के बारे में तुम्हें पता चलेगा? इस ठंडी दाल के बारे में रखी हुई जो टेबल पे रखी हुई है, या फिर उस कुकर में जिसमें सीटी लग रही है बार बार? बताओ, तुम्हें उस इतना तो पता चल ही गया होगा ये दाल पूरी तरह से कैसी है, कोल्ड, जमी हुई है, ठीक है। लेकिन इस समय जो दाल पक रही है कुकर के अंदर वो कैसी दाल है, हॉट, गर्म दाल है और ताजी दाल है, और बार बार उसमें क्या लग रही है, सीटी। इसका मतलब ये हुआ, सीटी लगने के कारण उसके जो पार्टिकल्स है ना दाल के, वो भाप के थ्रू किस में घूम रहे हैं, एयर में। समझ रहे हो मेरी बात को? जब सीटी लगती है तो सीटी से क्या निकलती है, भाप निकलती है, और भाप के अंदर उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं दाल के खुशबू वाले, वो घूमते हैं एयर के अंदर, और वो एयर में ट्रेवल करके तुम्हारी नोज तक आ जाते हैं, और उस दाल के बारे में तुम्हें बिना उसके पास जाए पता चल जाता है। क्लियर हो रही है बात? ऐसा हो क्यों रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इस दाल के जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स लगातार क्या कर रहे थे, मूव, चल रहे थे, और वो पार्टिकल्स मूव करके कहां तक पहुंच गए, तुम्हारी नोज तक। अब मुझे बताओ, यहां पर भी ऐसी होगा? नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें यहां पर सूंघना है ना, यहां पर पता लगाना है, तो दाल को तुम्हें बहुत करीब लाना पड़ेगा अपनी नोज के, हो सकता है नोज पे लगानी पड़ जाए, खैर वो तो बात अलग हो गई। तो नोज के पास लेकर आना पड़ेगा वो दाल का बाउल तुम्हें, लेकिन इसके बारे में तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दाल तो ये भी है, दाल ये भी है, मैटर ये भी है, और मैटर ये भी है, इसके पार्टिकल्स क्यों मूव कर रहे हैं और इसके पार्टिकल्स क्यों मूव नहीं कर रहे हैं? अब मैं इसका रीजन बताता हूं। तो देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जब किसी भी चीज के पार्टिकल्स चलते हैं, बताओ कोई चीज चल रही है तो चलने के लिए एक नया शब्द बना है, मोशन। हालांकि मैं इसके बारे में फिजिक्स में बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ी सी बातें बतानी पड़ेंगी अगर टॉपिक पढ़ाना है तो। ध्यान रखना, जब भी कोई चीज चलती है, गति में होती है, तो हम उसको क्या कहना पसंद करते हैं, मोशन। क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी निकलती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी निकलती है वो, काइनेटिक एनर्जी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, उसका रीजन बताओ जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है, तो हर एक बच्चा कह देता है ड्यू टू मोशन। बिल्कुल सही आंसर है। जब भी कोई चीज लगातार मोशन में है तब तक उसके अंदर कौन सी एनर्जी निकल रही है, काइनेटिक एनर्जी। दिखेगी नहीं, कोई वैसा लॉजिक नहीं दिखेगी, ठीक है। साइंटिफिक कंसेप्ट है, जब भी कोई चीज चलेगी, चाहे वो घड़ी की निडल ही क्यों ना हो, लगातार घूमती रहती है ना, घड़ी की जो सुई होती है वो लगातार घूमती रहती है, खास करके सेकंड वाली। घूमती तो आर एंड वाली भी, मिनट वाली भी है, लेकिन सेकंड वाली तेजी से घूमती है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई चीज मोशन में है तो वो कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। एक साइकिल है, बहुत तेजी से एक लड़का चला रहा है, इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। एक आदमी है जो एरोप्लेन उड़ा रहा है, इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। एक बंदा है टेबल पे एक तरफ बैठकर स्टैचू की तरह टीवी देख रहा है, इस तरह से। तो बताओ, क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। खैर ये मुद्दा नहीं है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैं असली बात पर आ जाता हूं। मुझे बताओ, जो दाल के पार्टिकल्स हॉट वाले थे, ठीक है, बताओ क्या वो अपने आप में मोशन कर रहे थे ना अंदर ही अंदर? अगर जो दाल थी जो कुकर में पक रही थी, बताओ पार्टिकल्स हिल रहे होंगे ना अंदर। जब उबलती है दाल, अंदर ही अंदर पकती रहती है, तो हर एक पार्टिकल मूव करता है, हिलता है, मोशन करता है, और मोशन की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स मूव करके धीरे 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 करके हमारी नोज तक पहुंच रहे हैं। अब जरा इधर आ जाते हैं, इधर पार्टिकल क्यों नहीं मूव कर रहे? अब ये भी मैंने बताया था, सर्दी का टाइम होता है, दाल के पार्टिकल्स टाइट हुए भी होते हैं, जमे भी होते हैं, लेकिन अब जरा गौर करो, अगर मैं इस दाल को उठाकर बर्नर पे रख दूं और हीट दूं थोड़ी सी, अगर मैं हीट दूं, तो बताओ इसके पार्टिकल धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेंगे ना, ढीले होने लगेंगे, और वो भी क्या करने लगेंगे, मूव।
मूव करने लगेंगी मतलब उन पार्टिकल के अंदर क्या आ जाएगा, मोशन। और पार्टिकल के अंदर मोशन आ जाएगा तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे बताओ इस दाल के बारे में तुम्हें पता चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि ये भी क्या निकालने लगेगा धीरे धीरे, भाप। और भाप के थ्रू वो पार्टिकल मूव करके तुम्हारी नोज तक आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, टेम्परेचर ही तो लगाया, पहले क्या कोई टेम्परेचर लगा हुआ था नीचे? पहले क्या इसके अंदर हीट जा रही थी? बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट लगाई, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर क्या, कौन सी एनर्जी रिलीज होने लगी, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब तुम टेम्परेचर कम करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ऊपर की तरफ एरो है मतलब बढ़ रही है, और नीचे की तरफ एरो है मतलब कम हो रही है। मुझे बताओ, अभी तो तुमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स मूव करने लगे, लेकिन तुमने इस दाल को उठाकर फिर से फ्रिज में रख दिया और अगले दिन फिर निकाला। बताओ, अब उसके अंदर टेम्परेचर बिल्कुल खत्म हो गया है ना, ठंडा हो गया सामान, जो भी सामान था वो ठंडा हो गया। अब तुम्हें इस दाल के बारे में पता चलेगा नहीं, क्योंकि फिर से इसके अंदर कौन सी एनर्जी खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी। सारे पार्टिकल्स बिल्कुल फिक्स हो गए, मोशन नहीं कर रहे, दाल का एक दाना भी हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी टाइट हो गई है दाल। लेकिन वापस अगर टेम्परेचर पे रखो वो फिर से मोशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, और मोशन करने की वजह से उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती रहती है, काइनेटिक एनर्जी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अगर बाई चांस कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह का टॉपिक, कोई सा भी एग्जांपल तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। खैर, दूसरी प्रॉपर्टी का टाइम आ गया है। नंबर 2 डाल देना। मैंने नंबर 1 प्रॉपर्टी लिखवाई है अभी तक कि उनके बीच में स्पेस होता है, अब नंबर 2 डालना है। लिखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं ना, अब ये भी मैंने यही तो पढ़ाया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो चलते रहते हैं। तो लिखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली, बोर्ड पे लिखा हुआ है आर कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, कभी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। लेकिन तब तक जब तक उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है, खैर चलो अभी पहले लिख लो, है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब इसके लिए कुछ बातें नोट में लिखना, वही एग्जांपल लिखवा रहा हूं। नोट के अंदर लिखो स्मॉल ए। देखो, पहले तुमने लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, उसके बाद नोट में ए पॉइंट लिखना है, तो लिखो ए पॉइंट। लिखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर particles of matter moving because particles of matter moving particles of matter particles of matter are moving because are moving because they have because they have some kinetic energy because they have some kinetic energy। क्यों होता है? क्योंकि उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो नहीं हो सकता फिर मूव। ठीक है, सम काइनेटिक एनर्जी। और अब मैंने बता दिया है कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। टेम्परेचर कम कर दो, बिल्कुल ठंडा कर दो, फ्रीजर में रख दो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सामान क्या है। ठीक है, तो लिख लो सेकंड पॉइंट। नोट के अंदर तुमने अभी ए पॉइंट लिखा है ना, अब नोट के अंदर लिखो बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में लिखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, बोर्ड पे लिखी हुई टेम्परेचर की स्पेलिंग, वैसा अगर तुम खुद से लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ाना,
मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो लिखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस then kinetic energy also increases. If temperature increases then kinetic energy also increases. Kinetic energy also increases. अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल जितनी तेजी से मोशन करता जाएगा उतनी तेजी से उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और पार्टिकल बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा है तो उसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। एक बंदा है बहुत तबीयत से भाग रहा है, बहुत तेजी से, बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रहा है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और एक चूहा है जो चल ही नहीं पा रहा है, क्या उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं है उसके अंदर, चूहा ही तो है वैसे भी, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब मुझे बताओ किसके पार्टिकल सबसे तेज होते हैं, गैस, सॉलिड, लिक्विड। पहले तो मुझे बताओ क्या सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं, नहीं। अगर एक जगह टेबल रखी हुई, सॉलिड है ना, टेबल एक सॉलिड है, टेबल एक जगह रखी हुई मूव करके चली जाएगी आगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। लिक्विड, लिक्विड तुमने फर्श पे फैला दिया, पानी घेर दिया, बताओ मोशन करेगा ना, तैर का थोड़ा सा आगे चला जाएगा। लेकिन जितनी तेजी से एयर जा सकती है उतनी तेजी से ना तो लिक्विड जा सकता है, उतनी तेजी से ना तो सॉलिड जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होती है, गैसेस में। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, तुमने देखा होगा सिलेंडर के अंदर एलपीजी सीएनजी भरी भी होती है जो घरों में इस्तेमाल होती है। जब हम एलपीजी की बात करते हैं या सीएनजी की बात करते हैं, जैसे तुम्हारे घरों में कुकिंग गैस इस्तेमाल की जाती है, तुमने ये एग्जांपल भी कई बार सुना होगा कि अक्सर क्या होता है, सिलेंडर फट जाता है, सिलेंडर फट जाता है। उसका एक कारण मैं बताता हूं, क्योंकि गैस के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। कई बार क्या होता है सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी भी होती है ना, इतनी जबरदस्त तरीके से वो पार्टिकल मूव करते हैं कि सिलेंडर की जो दीवार होती है, साइडों की लोहे की जो दीवार होती है, वो भी उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता सिलेंडर, और सिलेंडर फट जाता है। अंदर ही अंदर गैस इतनी तबीयत से एनर्जी बनाती है कि वो सिलेंडर एकदम से फट जाता है, सिलेंडर का लोहा भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है गैसेस के अंदर। तो नोट के अंदर सी पॉइंट लिख लो, लिखो हायर काइनेटिक एनर्जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है हायर, हायर काइनेटिक एनर्जी इन गैसेस, हायर काइनेटिक एनर्जी इन गैसेस। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या